नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पाली। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारी लाऊंगा और आज मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेके आया हूँ। विशेष इसलिए है, सबसे पहले तो आज संडे का समय था, मेरे को टाइम मिला हुआ था तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि आपको संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारी हो। आज मैं, जैसे आपको पता है, आप सभी को पता होता है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसको लागू हुए लगभग 75 ईयर से ज़्यादा हो गई। लेकिन हमारा संविधान बनने के बाद में क्या हुआ और वो जो हुआ ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बारे में बात करने के विषय में हम आते हैं, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त का विधेयक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो क्या होता है, ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि में मतलब जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, महापौर आते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आते हैं, नगर पालिका के सभापति आते हैं, मतलब ये भी जनप्रतिनिधि। उनके खिलाफ जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त है। लोकपाल केंद्र सरकार में होता है और लोकायुक्त राज्य सरकार में होता है। और इसके बाद में आते हैं लोक सेवक। लोक सेवक वो होते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं, बड़े मतलब जैसे संभागीय आयुक्त होता है, मुख्य सचिव होता है, या और भी जितने भी मतलब जैसे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, इनके खिलाफ जांच के लिए क्या होता है, लोकपाल और लोकायुक्त जो विधेयक लाया गया था। यद्यपि ये विधेयक होते हैं ना, इनको वैधानिक या सामाजिक विधेयक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान में इनका कोई मतलब उल्लेख नहीं है, ये बाद में बने, इसलिए इसको वैधानिक कहा जाता है, क्योंकि बाद में इसके बारे में कानून बनाए जाते हैं। इसलिए तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बता, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो भी है, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये जो बड़े अधिकारी होते हैं, मान लो आप जिनको कह सकते हो भाई, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, शेर से ऊपर कुछ नहीं होता, तो जनता ने कहा भाई एक हमारे पास भी ऐसा शेर होना चाहिए जो उस शेर की भी जांच कर सके, यानी वो जो कार्य कर रहा है वो सही है या नहीं। इसी क्रम में हमारे कुछ मतलब संविधान बनने के बाद में एक तो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक आया था, लोकपाल केंद्र में और लोकायुक्त राज्य में। उसके अलावा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में, और इसके अलावा जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं जैसे महिला आयोग बना था। ये सब ऐसे होते हैं जो ये जांच करते हैं भाई हमारी जो सरकार है वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही। अब हमारे ये आता है हमारे पास मुद्दा कि क्या ये हमारे भारत में ही बने थे। देखो, ये भारत में शुरुआत में नहीं बने थे। जब आपको इतिहास पढ़ते हो ना, तो ये पहले दूसरे देशों में बने थे, जैसे स्वीडन होता है, उसमें काफी पहले मतलब सूचना का अधिकार और लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक ये आ गए थे। उसके बाद में उन देशों को देख करके हमारे कुछ मतलब बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा था भाई हमारे देश में भी लोकपाल होना चाहिए। और लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारे जो जोधपुर के लक्ष्मीमल सिंधवी है, उन्होंने प्रयोग किया था 3 अप्रैल 1963 में सबसे पहले लोकपाल शब्द का। और के मुंशी है जो संसद में 1960 में सबसे पहले कहा था कि हमारे भारत में भी लोकपाल होना चाहिए, लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए। यद्यपि आपको मैं बताता हूं, जो लोकपाल विधेयक लाया गया था सर्वप्रथम 1968 में, वो पास नहीं हुआ था। 9 बार वो विधेयक पास नहीं हुआ था, 9 बार। 10वीं बार वो पास हुआ था, लगभग शायद 2011 के पास हुआ था। और उसके बाद मतलब वो लाया गया था 2011 में, और उसके बाद में 17 दिसंबर 2013 को वो राज्यसभा में पारित हुआ था, और फिर 18 दिसंबर 2013 को वो लोकसभा में पारित हुआ था, और 31 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, मतलब 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ था। और सबसे पहले लोकायुक्त के घोष नाम के कुछ व्यक्ति थे, वो सबसे पहले लोकायुक्त बने थे। और वर्तमान में हमारे मतलब भारत के जो लोकायुक्त है वो अजय मणिकराव खानविले का नाम से है, ये होता है। इसके बारे में मैं आपको विशेष बताऊंगा और इसकी इनकी शक्तियों के बारे में भी बताऊँ। इसी प्रकार राजस्थान में भी लोकायुक्त, लेकिन राजस्थान राज्य सरकार ने लोकायुक्त का बिल है ना 1973 में भी पास कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे वर्तमान में जो राजस्थान के लोकायुक्त है वो
श्री प्रताप कासम जी लोरा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको ये बताना क्यों उचित है, क्योंकि देखो एक हमारे जब देश में लोकपाल का मतलब विधेयक पारित हुआ था, मतलब केंद्र सरकार में 2013 में, तो उस समय मतलब एक हमारे मतलब विशेषज्ञ थे, मतलब जिनका नाम आता है मतलब HL दत्तू नाम से, उन्होंने कहा था कि भाई आपने ये लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पास किया है ना, इसमें मतलब अभी तक इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो जनप्रतिनिधियों की पूर्ण तरह से जांच कर सके, संतोषजनक कार्य कर सके, क्योंकि उन पे कुछ प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो मतलब ऐसे डिसीजन लेने में मतलब होता है। क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा था कि आपने जो लोकपाल और लोकायुक्त बनाई है ना, वो बिना दांत के बाघ है, बिना दांत के बाघ या कागजी शेर। कागजी शेर तो इसलिए कहा था भाई कागजों में तो आपने लोकपाल और लोकायुक्त बना दी, लेकिन वास्तव में वो कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार मतलब ये भी कहा था बिना दांत का बाघ, इसलिए कहा था क्योंकि उनके पास में ये जो बनाई गई थे ना, उसमें ये कहा गया था कि ये केवल परामर्श दे सकते, यानी परामर्शकारी निकाय है, लेकिन वो उसका परामर्श सुना जाएगा, लेकिन वो दंड देने के अधिकारी नहीं है। मतलब उनकी किसी को जांच होती है तो इसलिए उनको बिना दांत वाला बाघ कहा था। और ये बात बिल्कुल सही है, बिना दांत वाले बाघ हो गई, क्योंकि इनके पास न तो कोई फोर्स होती है। मतलब ये जो आपको सबसे पहले मैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो लोकपाल होता है ना, वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है और उसकी एक चयन समिति होती है। अब चयन समिति के बारे में बताता हूँ, तब आपको चयन समिति के सदस्य कौन होते हैं। सबसे पहला सदस्य होता है प्रधानमंत्री, और दूसरा सदस्य होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और तीसरा सदस्य होता है मतलब प्रतिपक्ष का नेता, और चौथा सदस्य होता है मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और पांचवा सदस्य होता है मतलब कोई प्रतिष्ठित मतलब जो कानून का विशेषज्ञ हो। ये 5 सदस्य होते हैं। अब आपको ये सोचना होता है, ये 5 सदस्य होते हैं, ये तो जो पक्ष की सरकार होती है, जो उस समय सरकार होती है उसका ही होता है। मतलब प्रधानमंत्री होता है वो अपने हिसाब से बनाएगा, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष भी केंद्र जो सरकार जो मतलब सरकार में है जो पद पे उन्हीं की होगी, और उसके बाद में विपक्ष का नेता एक विपक्ष का हो गया, उसके बाद में मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसको देखो, इसमें भी उसके बाद में ये प्रावधान कर दिया कि भाई 5 सदस्यीय समिति होती है, उसमें एक प्रतिपक्ष का नेता होता है, उसको मतलब पद देने का मतलब कुछ राहत मिलने की संभावना थी, लेकिन ये संभावना भी नहीं मिलती, क्योंकि उसके बाद में ये लिख दिया जाता है कि यदि ये 5 समिति सदस्य में से 1-2 सदस्य अनुपस्थित हो तो भी चयन समिति लोकायुक्त का लोकपाल और लोकपाल का चयन कर सकती है। यद्यपि मतलब राज्य सरकार में लोकायुक्त होती है, उसमें अब आते हैं राज्य सरकार में लोकायुक्त की जो चयन समिति होती है उसमें एक तो होता है मतलब प्रतिपक्ष का नेता, और एक होता है मतलब हाईकोर्ट का मतलब मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे ये सही है, मतलब राज्य सरकार ने जो चयन समिति बनाई है वो सही है, क्योंकि उसमें मतलब निष्पक्ष मतलब कार्य हो पाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने क्या होता है, जो लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, मतलब जिनके खिलाफ जांच होती है, उसमें विधायक को जांच के दायरे में नहीं रखा गया है, और इसके अलावा पंच या सरपंच होते हैं उनको भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा मतलब सचिवालय के कुछ अधिकारी होते हैं उनको भी नहीं रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने हमारे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों को मतलब लोकायुक्त के दायरे में नहीं रखा गया, यानी उनकी जांच नहीं की जा सकती। तो ये जो है ना, ये काफी मतलब लोकायुक्त को पावर को कम करने वाले होते हैं। मतलब आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जांच नहीं कर सकते, विधायक के खिलाफ जांच नहीं कर सकते, पंच सरपंच है उनके खिलाफ जांच नहीं होती। यद्यपि जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, और इसके अलावा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच नहीं हो सकती। मतलब राजस्थान का लोकायुक्त है उसमें ऐसा है। तो अब आता है मतलब भारत का लोकपाल है ना, भारत के लोकपाल में जो चयन समिति होती है उसमें उन्होंने मतलब प्रतिपक्ष के नेता को सम्मिलित तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में नीचे ये लिख दिया गया है कि भाई ये जो है ना मतलब
ये चयन समिति इसमें से एक दो सदस्य अनुपस्थित भी होना तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोकपाल को बना देंगे। हम जैसे वर्तमान में हमारे लोकपाल में आपको बताता हूँ कि अजय मणिकराव खान विलेकर है, उनको बनाया गया था। तो यदि मान लो हम जैसे अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो हमारे केंद्र में लोकपाल बनता है, लोकपाल की नियुक्ति होती है, तो उस समय मान लो हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है, उनके पास वीटो पावर नहीं है, वो अनुपस्थित होंगे ना तो अभी लोकपाल तो बनेगा, लोकपाल तो कोई ना कोई बने। यद्यपि उनके पास वीटो पावर होना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता के पास, यद्यपि इसमें और भी कुछ सुधार हो सकते थे, जैसे मतलब लोकपाल की चयन समिति होती है ना, उसमें ये चयन समिति में 5 सदस्य है ना, इनकी जगह राज्यसभा के सांसद हो सकते थे या कुछ मनोनीत सदस्य हो सकते थे। इस प्रकार मैंने मतलब जो HL दत्तू ने जो कहा था भाई बिना दांत के बाघ, ये बिल्कुल सही है, बिना दांत के बाघ हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति कुछ नहीं है। ये एक परामर्शकारी निकाय है और इसको मतलब इसका परामर्श सरकार सुन सकती है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा मतलब जो लोकपाल या लोकायुक्त होते हैं ना, उनकी मतलब दंड देने की उनकी शक्ति नहीं है, वो केवल जांच कर सकते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। इसी प्रकार मानव अधिकार आयोग होता है, इसी प्रकार मैं कहता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम जनता के लिए लाया गया था और ये 2005 में लाया गया था। और इसमें क्या होता है, हमारे मतलब मुख्य भूमिका मैं आपको बताता हूँ, ये भी मतलब पहले विदेशों में पहले आ गया था, मतलब पहले ये था पूरे मतलब वर्ल्ड में ऐसा था भी हमारे किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है, जो दस्तावेज होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के दस्तावेज होते हैं, उनकी मतलब क्या होती है, मतलब सूचना जनता को नहीं मिल पाती थी। वो देखना चाहते थे ना कि क्या कुछ हो रहा है, क्या आपने मतलब सूचना दी है, क्या निष्कर्ष निकला है, हमारे बारे में क्या हुआ है। तो उसका अधिकार हमें मिल गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बाद। और इसमें विशेष योगदान एक मतलब रिटायरमेंट IAS अधिकारी थी अरुणा राय के बारे में सुनते हैं। इसी प्रकार हम अरविंद केजरीवाल के बारे में सुनते हैं, जिसने परिवर्तन संगठन बनाया था, जिसके बारे में उसके बाद में इन्होंने जब सूचना का अधिकार अधिनियम लाया था तो इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार ऐसे है जो मतलब संविधान बनने के बाद में जनता की शक्ति को बढ़ाने वाले थे और ये ही हमारी महत्वपूर्ण नींव होती है। इनको मजबूत करने में हमारी भलाई होती है। आज देश में जो हो रहा है ना, मतलब किसी प्रकार के मतलब दंगे हो रही है, कहते हैं ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन इन पे लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ जो जनता के लिए पावरफुल है वो लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसके अलावा राजस्थान महिला आयोग है या मतलब केंद्र में महिला आयोग है। ये जो है ये जनता की शक्ति को बढ़ाते हैं और इनके विषय में हमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनको इसके विषय में इनको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मजबूत बनाने की कोशिश तब हो सकती है जब इनकी चयन समिति होती है ना, ये मतलब सत्ताधारी पक्ष को नहीं दिए जाने होने चाहिए, ये मतलब जो विपक्ष के होते हैं उनको देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ जैसे केंद्र सरकार में इन्होंने कहा 5 सदस्य चयन समिति है, लेकिन उसमें उस समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित है तो भी हम तो लोकपाल बना देंगे। यद्यपि जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं उसके पास में वीटो पावर होना चाहिए, यदि वो कहता है कि ये लोकपाल बनेगा तो उसी को बनाना चाहिए। अब इसके बारे में दूसरी बात ये आ जाती है कि जो लोकपाल बनता होता है ना, उसकी योग्यता रखी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट होना चाहिए, रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या न्यायाधीश भी हो सकता है या कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, और न्यूनतम आयु होती है उसकी 45 वर्ष, और उसके बाद में रिटायरमेंट की आयु होती है या तो वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, और या उसके बाद में क्या होता है वो 70 साल की एज पूरी कर लेता है, उसके बाद में वो मतलब लोकपाल नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार कुछ राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में मतलब राज्य सरकार ने बनाई, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या लिखा है कि यदि लोकपाल रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद में वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई लोकपाल ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए, मतलब कुछ मतलब कैबिनेट मंत्रियों के या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी जांच कर दी और उसकी रिपोर्ट दे दी, तो हो सकता है भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो हम ऐसा प्रावधान करते हैं, अभी 5 साल तक वो बन ही नहीं सकता, और 5 साल तक बन नहीं सकने से मतलब वो 75 ईयर का हो जाएगा, और उसके बाद में बनने से मतलब ही क्या है। तो इस प्रकार कुछ संविधान को हम यदि पढ़ेंगे ना, लोकपाल, लोकायुक्त, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम ये हमारे नेताओं की देन नहीं है, क्योंकि ये हमारे खुद संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, उसमें मतलब आर्टिकल 19 कोष्टक ए और 21 के में दिए हुए थे मौलिक अधिकार में, और ये हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला था, जैसे मतलब राजनारायण वाद में मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था ऐसा, मतलब सूचना के अधिकार के लिए। और ये हमारे अधिकार, ये ना सूचना का अधिकार, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत होने के बाद में ये हमें मिली है सूचना का अधिकार। आप ये मत समझना कि भाई ये हमारे मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार की देन है कि उन्होंने हमें सूचना का अधिकार, क्योंकि हमारा जब संविधान बना था उसमें हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए थे, और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 कोष्टक 1+21 के में मतलब हमारे मतलब उच्चतम न्यायालय ने मतलब उत्तर प्रदेश में ये वाद चला था। उसके बाद में 1-2 वाद और भी चले थे, उसके बाद में ये सूचना का अधिकार अधिनियम मिला था। और इसके अलावा इसके लिए संघर्ष भी एक तो अरुणा राय जो रिटायरमेंट IAS अधिकारी थी उसने किए थे, और इसके अलावा हमारे जो अरविंद जी केजरीवाल है उन्होंने भी इसके लिए मतलब परिवर्तन संगठन नाम से कुछ आंदोलन वगैरह किए थे, और इसके उपलक्ष्य में इनको मतलब एशिया का नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। तो ये बातें मेरे को बताने थी, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बता दिया लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बेसिक जानकारी बता दी थी, लेकिन आज हम हमारी जो मतलब पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, वो इसके बारे में मतलब विशेष बात नहीं करते। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि लोकपाल, लोकायुक्त, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार संरक्षण अधिनियम या महिला आयोग ये यदि नहीं बनते हैं ना, तो मैं सरकार की स्थिति बताता हूँ। ये यदि नहीं बनते हैं तो मैं बताता हूँ हमारा जो देश है ना वो एक पेड़ के रूप में है, और उस पेड़ के ऊपर जो सरकार बनती है ना वो एक अमर बेल के रूप में। अमर बेल के बारे में आप जानते हो, उसकी जड़ें नहीं होती है, मतलब वो केवल मतलब उस पेड़ से पोषण प्राप्त करती है, और उस पेड़ का क्या होती है वो पूरा शोषण करती रहती है। तो यदि ये लोकपाल, लोकायुक्त और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, महिला आयोग और सूचना का अधिकार अधिनियम यदि ये मजबूत नहीं बनते तो सरकार केवल एक पेड़ पे अमर बेल के रूप में है। सरकार फल रही है, हमारा शोषण कर रही है, मतलब पोषण उनको हम दे रही है, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन ये चारों के चारों मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ है, और ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारे देश के MLA MP की देन नहीं है, मतलब हमारे जनप्रतिनिधियों की देन नहीं, ये विदेशों से आई है। विदेशों में ये पहले बन गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा लोकपाल विधेयक 9 बार पारित नहीं हुआ था, 10वीं बार 2011 में पारित हुआ था, जैसे मैंने आपको इसकी डेट। और इसके बारे में मैं ये भी बता देता हूँ, लोकपाल का विधेयक पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी हो गया है। और पाकिस्तान और यद्यपि लाया तो हमारे भारत में सबसे पहले गया था 1968 में, और KM मुंशी ने इसकी, लेकिन पाकिस्तान में हमारे भारत में विधेयक पास होने से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में पास हो गया था। तो ये मेरा कहने का विषय। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि ये संविधान के हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं और जो लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी जिसमें सब आ जाते हैं, उनके खिलाफ जांच करने की होती है, उनके खिलाफ शिकायत। लेकिन इसमें भी यदि कोई शिकायत करता है तो ये प्रावधान किया गया, यदि कोई शिकायत करता है और वो शिकायत गलत पाई जाती है तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 1 साल की कैद हो सकती है। और इसके अलावा लोकपाल के पास में मतलब कोई भी विशेष प्रकार की फोर्स नहीं होती, मतलब CBI होती है, वो भी मतलब उनके यद्यपि उनके संरक्षण में होती है, उनके अनुसार होती है। मतलब CBI के जो अधिकारी होते हैं उनका मतलब ट्रांसफर वगैरह, उनको मतलब स्थानांतरण वगैरह लोकपाल करता है। लेकिन इसकी जो चयन समिति है ना, इसमें कुछ खोट किया है। मतलब हमें ऐसा मतलब होता है कि चयन समिति
मतलब सत्ताधारी की होती है तो फिर लोकपाल भी मतलब सत्ता पक्ष का हो गया। इस प्रकार हमें संविधान को पढ़ने में इस प्रकार की कुछ जानकारी मिलती है। और अब आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बताया लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, सूचना के बारे में बताया, और इसके अलावा मैंने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया। ये होता है। अब मैं थोड़ी सी आपको चर्चा कर लेता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, उसमें हम किसी भी प्रकार की हमें सूचना चाहिए, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट से हमें सूचना चाहिए। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो आम आदमी को उनसे सूचना लेनी नहीं होती, जैसे मतलब न्यायालय होता है, उससे हमें क्या सूचना लेनी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से। इसी प्रकार हमारे मान लो देश की मतलब सेना के अधिकारी होते हैं, उनके बारे में हमें क्या सूचना लेनी होती है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। भाई ये आपने जैसे कुछ थाने से कुछ सूचना लेनी होती है, कुछ स्कूल से, स्कूल के बारे में मैं बता देता हूँ। जिस समय मैं मतलब सेकेंड ग्रेड का टीचर था ना, उस समय बहुत सारे लोग आते थे और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे के जाते थे कि हमें मतलब ये जो छात्र है, मतलब उस समय सरपंचों के चुनाव होते थे, भाई ये छात्र है, ये चुनाव लड़ रहा है, आप इसकी वास्तविक एज हमें बताओ। तो हमें वो सूचना देनी पड़ती थी, 30 दिनों के अंदर हमें सूचना देनी पड़ती थी। उसमें कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा पोस्टल ऑर्डर होता है 10 रुपये का, जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है। उसके साथ में एक फॉर्म आता है, उसमें आप सूचना मांग सकते हो और वो सूचना उनको देनी पड़ती है। ये बात होती है। और राजस्थान में वर्तमान में सूचना आयुक्त मतलब मोहनलाल लाठर है, ऐसे कुछ आपको होना चाहिए। और जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो हमें बहुत राहत देने वाला है। और अब मैं आपको बात करता हूँ कि हमारे देश के बारे में। हमारे देश में जो मैं बता रहा हूँ आपके वर्तमान में जो हो रहा है ना, मतलब जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। अभी मतलब जैसे हमने अभी देखा था, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, किसी ने मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कह दिया था भाई ये बेरोजगार है, ये कॉकरोच के रूप में। उसके बाद में ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हो गया था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, समस्या यहाँ नहीं है। देखो, यदि हम देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे यदि बंटेंगे ना, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन सरकार चेंज भी हो जाएगी ना, तो मुद्दे यही रहेंगे। एक बार सरकार उनकी हो जाएगी, एक बार उनकी हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होता है। हमें पूरे विश्व में क्या हो रहा है उनको देखना होता है कि जो बड़े बड़े संपन्न देश है, जहाँ पे मतलब नागरिकों को अधिकार मिले, वो अधिकार हमें मिलने चाहिए। और जैसे मैं बताता हूँ, हम जैसे जाति के नाम पे बदलते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ। क्योंकि मैं मतलब साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। उसमें हम परमाणु बम के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु बम में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 235 होता है। उसका विखंडन किया जाता है, उसको छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और उसमें क्या होता है, मतलब परमाणु बम बनता है और वो विनाशकारी हो जाता है। इसी प्रकार हम जो बन रहे हैं ना, वो परमाणु बम के रूप में सरकार हमारी ऊर्जा ले रही है और हम बन रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत एक होता है हाइड्रोजन बम होता है, जो परमाणु बम से कई गुना ताकतवर होता है। ताकतवर इसलिए होता है, उसका इससे परमाणु बम से उसका विपरीत कार्य होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु बम से 7 गुना ताकतवर होता है। 7 गुना ताकतवर मतलब उसकी ऊर्जा उससे भी ज्यादा, लेकिन उसका कार्य विपरीत है। उसमें छोटे नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिकों को जोड़ करके बड़ा नाभिक बनाया जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें परमाणु बम तो सरकार बना रही है, हमें बांट रही है अलग अलग मतलब हमारे, और हमें पूरे वर्ल्ड को देख के चलना चाहिए कि पूरा आम जनता है ना, वो कैसे सुरक्षित हो सकती है, उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, और संविधान में इन जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, उसके बारे में हम सोचेंगे। यानी हम हाइड्रोजन बम बनाएंगे ना, तो हमारी ये सरकार जो परमाणु बम बना रही है, इससे हमारी ज़्यादा ताकत होगी। और हम क्या है मतलब एक ऐसे जनप्रतिनिधि को संसद में, विधानसभा में या ऐसे अधिकारियों को भेज पाएंगे जो मतलब, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते। जैसे मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमें प्रस्तावना में मौलिक अधिकार तक तो मैं जाता ही नहीं, संविधान का प्रस्तावना है ना, उसमें हमने
5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं। विचार, मैं अपने विचार ही दे रहा हूँ, विचारों को अभिव्यक्त करने के मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। इसके अलावा विश्वास, मेरा विश्वास क्या है मेरे धर्म के बारे में और इसके बारे में उपासना के बारे में, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के बारे में हमें मतलब मौलिक अधिकारों में या क्या प्रस्तावना में भी ये अधिकार दे रखे कि भारत का कोई भी नागरिक होता है वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, विश्वास बता सकता है, उपासना कर सकता है, धर्म के मामले में स्वतंत्र। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो संविधान में अधिकार दिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैं शिक्षक होने के नाते आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, अपने विश्वास बता रहा हूँ। और ये बात आती है। उसी प्रकार जैसे धर्म और उपासना के नाम पे बात आती है तो हमारा एक अलग चैनल है 10 क्वांटम, उसमें हम कुछ बताते हैं, लेकिन उसमें उसका मैटर अभी यहाँ पे कुछ नहीं। अब आती है, मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे मैंने आपको ये बता दिया और उसके बाद में मैंने आपको बता भी दिया कि मतलब हमें पूरे वर्ल्ड पे देखना होता है, क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं, जबकि हम छोटे छोटे विचारों पे आ रहे हैं। हमारे मतलब जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी थी उसमें देश को बांटने के लिए एक नारा लगाया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये क्या होती है, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, ये सरकार के ही लोग होते हैं जो अपना मतलब रोटी सेकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो हो रही है ना देश में, ये परमाणु बम बन रही है, लेकिन जनता को इसके खिलाफ हाइड्रोजन बम बनाने की आवश्यकता होती है। यानी मेरा कहने का मतलब एकजुट होने की आवश्यकता होती है, बंटने की आवश्यकता नहीं होती है। और आगे जैसे मैंने आपको कुछ और बता देता हूँ। हाँ, मानव अधिकार के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार का कहाँ पे उपयोग हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ, मौलिक अधिकार यदि हमें मिले हुए हैं, हमें विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति करने की, तो आप सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके लिए ये आप बाध्य बना देते हो कि चुनाव, जब एमएलए के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, आप उस समय कुछ बोल नहीं सकते। सरकारी अधिकारी क्यों नहीं बोल सकते? भाई आपने उनको नौकरी दे दी, इसका मतलब ये क्या वो विचार भी अभिव्यक्त नहीं करेंगे? उसके मौलिक अधिकारों का फिर हनन हो रहा है। इसका मतलब मैं भी सरकारी कर्मचारी रहा हूँ और यदि मैं आज सरकारी कर्मचारी होता तो मैं ये नहीं बोल सकता था, किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, यदि सरकारी कर्मचारी जो मतलब बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीव है, जैसे अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इसके अलावा कुछ मतलब पुलिस में बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं, मतलब वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो सरकारी है। तो सरकारी है तो उनके फिर नहीं बोलने का मतलब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आपने उनको नौकरी दे दी और उसके बाद में आपने उनको गुलाम बना लिया। लेकिन ये मैटर हाई लेवल का है, ये बहुत आगे की बात है। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, मानव अधिकार के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने क्षेत्र में कोई रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे गया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैं कुछ देर ऐसे ही बैठा था, मतलब कुछ मेरे को कुछ टिकट वगैरह बनानी थी तो मैं वहाँ पे बैठा था। मतलब तो वहाँ पे क्या, मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो उसके पता नहीं क्या कुछ कारण थे, उसने मतलब कोई रेल मिस हो गई थी, पता नहीं, उसके पास एक टिप्पण था और उसमें कुछ मतलब पकवान थे, जैसे मालपुए होते हैं, कुछ मिठाई थी और वो थी। और उसके बाद में क्या, उसने उस टिप्पण में से वो मिठाई वगैरह किसी कुत्तों के लिए डाल दी वहाँ पर कि चलो कुत्ते खा लेंगे, मेरे तो कुछ काम के लिए। तो इतने में क्या हुआ, एक भिखारी आया और उस मिठाई को लेकर के भागने लगा। भागने लगते जैसे ही वो व्यक्ति बैठा था, उसने उस भिखारी को पकड़ लिया। पकड़ के उसने कहा, भाई आप ये मिठाई कैसे ले जा रहे हो? मैंने तो ये कुत्तों को डाली। और उसके ऐसे करके उसके 2-3 थाप लगाए। उस समय मैं वहाँ पे बैठा था तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा भाई साहब ये तो कुत्ते है, ये तो जानवर है और ये मानव है। मानव को प्राथमिकता पहले देनी चाहिए। ये मानव है, ये तो जानवर तो कहीं पे भी खा लेंगे। यदि आपका ये भाग्य है कि ये व्यक्ति ले जा रहा है, खाने के लिए तो ले जा रहा है। लेकिन आज जो हमारे देश के जो व्यक्ति है ना, उनके पास में ये पावर नहीं है, ये सोचने की क्षमता नहीं है। उन्हें पता नहीं है मानव का अधिकार, मानव का महत्व कितना होता है। मतलब जानवरों से पहले मानव आते हैं। आज जो मानव मतलब जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जयपुर में अभी आज से 7-8 दिन पहले की बात है,
कि एक व्यक्ति था जो मतलब कहीं पे खड़ा था, और किसी दुकानदार ने कहा भाई आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो उसने कहा मैं सड़क पे खड़ा हूँ, आपको क्या दिक्कत है। और उसके बाद में कुछ बहस हो गई, और उसके बाद में 7-8 गुंडे आए थे और उस आदमी को पीट के उसकी मतलब हत्या हो गई थी। और वहाँ पे जो व्यक्ति खड़े थे वो पता है क्या कर रहे थे, वो मतलब मोबाइल से रील बना रहे थे। ये तो हमारे देश की स्थिति है। और इसके अलावा हम आते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं कि नारी को दुर्गा का रूप बताया गया है और नारी को काली का रूप बताया गया है। जबकि आज हमारे देश में नारी की स्थिति क्या है, जब रसोई में कॉकरोच घुस जाता है या छिपकली घुस जाती है तो बाहर के किसी आदमी को बुला के लाती है कि हमारी रसोई में कॉकरोच है, हमारी रसोई में छिपकली है, इसको निकालो नहीं तो हम खाना कैसे बनाएंगे। क्या दुर्गा और काली में यही शक्तियाँ थी क्या? मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे देश की जनता बिल्कुल जागरूक नहीं है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास जैसे ही इनकम आती है, मतलब जैसे ही इनकम आती है वो विदेश में शिफ्ट होने की सोचते हैं कि चलो हम भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशों में चले जाते हैं। ये हमारे देश में मतलब जिनके पास पैसा आ जाता है उनके पास में ये हमारे देश में देश प्रेम की भावना है। अब आप देख लो देश कहाँ पे जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है हमें संविधान को केवल पढ़ना नहीं है, हमें संविधान के अधिकारों को लेना है। हाँ, जो संविधान बना था, संविधान बनने के बाद में हमें जैसे मानव अधिकार अधिनियम मिला था, सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक आया था और महिला आयोग बना था। इसके अलावा और भी कुछ आयोग बनेंगे या बनाए जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज इस मैटर का मतलब टॉपिक का नाम रखा है कि जनता का शेर है ना वो दुर्बल और लाचार है। इस प्रकार का मैंने मैटर रखा था। आप भी मेरा कहने का मतलब है मैं शिक्षक होने के नाते हमारे देश की जनता को मतलब जो हमारे आने वाली जनरेशन है या और कुछ है उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सोचो तो सही, आप कहाँ पे जा रहे हो। आप जो यहाँ पे ये कुछ हो रहा है ना, मतलब जो कुछ जातिवाद के नाम पे मतलब हिंदू के खिलाफ लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, ये मैटर है ना, ये आपको संविधान की शक्तियां नहीं बढ़ा रहा है, ये संविधान को और कमजोर कर रहा है। संविधान को यदि प्रबल बनाना है, यदि देश की मतलब सरकार को कंट्रोल में लेना है ना, तो आपको ये भारत का संविधान बनने के बाद में जो विधेयक आए हैं, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम और महिला आयोग, इनको थोड़ा सा प्रबल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, यदि ऐसा नहीं करोगे तो एक पेड़ पे सरकार अमल बेल के रूप में, अमल बेल होती है ना, उसको मतलब कहीं से उसकी जड़ें वगैरह नहीं होती, उसको सूर्य से पोषण नहीं लेना होता है, उसको क्या होता है उस पेड़ में वो घुस करके उसमें विशेष प्रकार की जड़ें होती है, उससे वो पोषण ले लेती है। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और मैंने पूरी कोशिश की है, और मैंने यद्यपि लोकपाल और लोकायुक्त की मतलब पूरी स्टोरी बताऊँ ना तो इसमें लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाता है। इसी प्रकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, आप सब जगह देख सकते हो, लेकिन इनके बारे में देखने के बाद में विचार करो कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे ना, तब आपको कुछ देश के बारे में पता चलेगा। और मेरा ये कहना है कि आप ये सोच रहे हो ना कि विदेशों में जाने पे हम सुखी हो जाएंगे, विदेशों में जाने पे सुखी नहीं होते। विदेशों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे स्वीडन चले जाओ, चाहे फ्रांस चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ पे हम बिल्कुल पिछड़े हुए में माने जाते हैं, क्योंकि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तो हम वहाँ पे हमें कुछ नहीं, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, हमने भारत से पैसे इकट्ठे करके और हम विदेशों में शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने से कुछ नहीं होता है। हमें यदि देश प्रेम है, यदि हमारे अंदर देशभक्ति है, तो हमारे संविधान को मजबूत बनाना होगा। और संविधान में मैंने जैसे आपने बताया कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि लोकपाल की जो चयन समिति है उसमें कहाँ तक मतलब सही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है लोकपाल की चयन समिति होती है ना, वो बिल्कुल विपक्ष के हाथ में होनी चाहिए। और यदि आप सही हो तो फिर तो आपको क्या डर है। लेकिन ये, और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि लोकायुक्त राजस्थान में पहले लागू हो गया था, जबकि संसद में 9 बार विधेयक क्यों फेल हुआ था इसके बाद। और दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यद्यपि लोकपाल विधेयक भारत में पहले लाया गया था, लेकिन लोकपाल विधेयक पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले ही पास हो गया, फिर आप कैसे कह रहे हो कि भारत एक विकसित भारत बन रहा है? इस बारे में किसी बड़े अधिकारी को सोचने की आवश्यकता नहीं, इस बारे में आम जनता को सोचने की आवश्यकता है, आम जनता में जागरूकता की आवश्यकता है। इस प्रकार मैंने ये वीडियो बनाया। आगे क्या है, मैं वीडियो कुछ नहीं बना पाऊंगा। नहीं बना पाने का कारण है कि हमारा एक चैनल है 10 क्वांटम, उसके विषय में मुझे कुछ काम मिला हुआ है। इसके बारे में हो सकता है मुझे 2-4 बार राजस्थान से बाहर भी जाना पड़े, तो आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा, जैसे संडे होगा, तो मैं आपके लिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए और भविष्य में भी आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए, भाई हमारा संविधान में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इसके अलावा हमारा जो काम होता है वो मतलब मेरी क्वालिफिकेशन BSc, B.Ed, PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और CPET से सर्टिफिकेट, और मैं BIS की जो लेबोरेटरियाँ होती है उसमें मतलब मैं काम करता हूँ, मतलब अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाता हूँ उससे। तो और आज मेरे को संडे को टाइम मिला, तो मैंने कहा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भविष्य में हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी जानकारी लाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।